हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सबको और एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ब्रॉडकास्ट ब्लंट टॉक्स विद पाजी। और आज मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमारे मित्र, हमारे व्यूअर अमित कोचर जी। Hello everyone, I'd like to thank Paji for calling me to their channel और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। थैंक्स तो आपका अमित भैया, जो आपने टाइम निकाल के और आप आए इस ब्रॉडकास्ट पे, क्योंकि मैं तहे दिल से चाहता था कि आप जरूर आओ। क्योंकि मैंने अपने पिछले एपिसोड में गौतम के साथ जब कर रहा था मैं ये वाला एपिसोड, उस पर भी मैंने आपका जिक्र किया था कि मेरे बहुत खास मित्र भी हैं, हमारे भाई भी हैं। तो अमित कोचर जी, उनको मैं बुलाने की पूरी वो करूँगा कि वो आए, और भगवान ने सुन ली और आपने टाइम निकाल के आए। थैंक्स टू यू। मेरा सौभाग्य है सर। और बताइए अमित भैया। और सब बढ़िया है, आप बताइए। अमित भैया, आप थोड़ी सी अपनी, मुझे तो सारा इंट्रोडक्शन पता है आपका, आप खुद एक बार हमारे अपने व्यूअर्स को अपनी इंट्रोडक्शन देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और दिल्ली की लोअर कोर्ट्स में करता हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन है फैमिली लॉ। उसको आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं डिवोर्स का स्पेशलिस्ट लॉयर हूँ। कोशिश होती है कि डिवोर्स ना हो, लेकिन जब नहीं हो पाता तो फिर डिवोर्स कराना ही भगवान ने मुझे काम दिया, तो मैं वो करता हूँ। इसके साथ लगभग 25 सालों से मैं शौकिया तौर पे हॉबी से एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोगों की जन्म पत्री बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनकी प्रेडिक्शन करूँ और उनको कुछ उपाय बता पाऊँ। देखो, प्रेडिक्शन की बात करूँ तो प्रेडिक्शन, जहाँ मुझे आइडिया है, आपकी प्रेडिक्शन तो सारी बड़ी सटीक हैं। ठीक है, मतलब इसको अब हम हॉबी तो नहीं कह सकते, और प्रोफेशन, आप इसको प्रोफेशन जरूर कह सकते हैं, पर आप ये, आपका मैंने देखा कि आप बड़े ही मूडी से और बड़े ही, जिस हिसाब से कई लोग मुझे कहते भी हैं, और मैंने आपकी एक वीडियो भी पीछे देखी थी जिसमें आपने कहा कि यार मुझे लोग कहते हैं बड़े मूडी से एस्ट्रोलॉजर हो आप। ये ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा मेरी ये हॉबी है, ठीक है ना, और मैं इसको अपनी खुशी के लिए, लोगों की हेल्प के लिए करता हूँ। अब अगर कोई बंदा मुझे 1 करोड़ रुपए भी ऑफर कर रहा है और मुझे कह रहा है मेरी कुंडली बना दो, तो अगर मेरा मूड नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट पेड पर्सन। मैं इसका पेड हूँ नहीं। तो मेरे को अच्छा लगेगा, एक सड़क का भिखारी भी है तो मैं उसको खुद बुला के उसकी कुंडली बनाऊंगा। ये मेरा शुरू से ही, पिछली 25 साल से ही मेरा ये ट्रेंड रहा है। तो मैं अपने मूड के हिसाब से मतलब काम करता हूँ। ऐसा मैंने वकालत में भी है, क्लाइंट कितनी फीस देगा मैटर नहीं करता, क्लाइंट का केस कितना सच्चा है उसकी बेसिस में केस लेता हूँ। मतलब वो हिसाब से, मतलब कहा जाए तो मतलब ठीक ही कहते हैं सारे कि यार बड़ा मूडी सा एस्ट्रोलॉजर है ये। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मूडी सा एस्ट्रोलॉजर नहीं, मूडी सा बंदा हूँ। ये बात बढ़िया कही आपने, ये बात बहुत बढ़िया कही आपने। अच्छा अमित भैया, मेरे ना मन में एक सवाल था कि मुझे तो चलो आइडिया है, आपने मेरे से एक बात शेयर भी की थी। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, उनको पता लगे कि आपको ये एस्ट्रोलॉजी का शौक हो या पैशन हो, ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ? एक्चुअली क्या था कि जब आदमी के ऊपर बुरा वक्त आता ना, तब आदमी ऐसी चीज़ों के पीछे भागता है। जिसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है वो नहीं भागेगा। बिल्कुल ठीक है। मेरे कॉलेज टाइम में ना, मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने थोड़ा बुरा टाइम देखा। सबसे बड़ा बुरा टाइम तो होता है कि आदमी का दिल टूट जाता है। तो जिस लड़की को मैं प्यार करता था उसने मेरे कज़न बच्चे से शादी कर ली, तो मुझे झटका लगा। तो मैंने कहा यार किसी और से कर लेती, कज़न बच्चे से करा, मेरे को शादियों पे, मरने जीने पे जाना पड़ता था, बड़ा दुख हुआ मुझे। तो मैं पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाने गया। उन्होंने बोला बेटा ऐसा करो वैसा करो, ये पत्थर पहन लो, ये कर लो। हुआ है कुछ नहीं। फिर दूसरे को दिखाई, तीसरे को दिखाई, ऐसे करके दिखाता रहा। तो लगा कि यार कुछ हो ही नहीं पा रहा है मेरा, तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन रही है, और फिर क्या होगा। कॉलेज में मार्क्स भी उसकी वजह से कम आ गए थे। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये खुद ही सीख लेते हैं। तो शुरुआत ऐसे हुई कि खुद धीरे धीरे सीखना शुरू किया। कुछ लोग मेरे मित्र बने, उन्होंने सिखाया। कुछ किताबें पढ़ने का बहुत शौक है मुझे, तो किताबों से पढ़ के सीखा। फिर करते मुझे एस्ट्रोलॉजी आ गई। हाँ, तो मतलब अच्छा, मतलब आप भी अपने टाइम पे पूरे आशिक मिजाज टाइप के? मैं अभी भी आशिक मिजाज हूँ सर। ये आपको क्लियरली बता दूँ कि मैं अनमैरिड हूँ। इसको वैसे गंदी भाषा में रंडवा भी कहते हैं, और इंग्लिश में उसको बैचलर कहते हैं। तो ये तीनों जो संज्ञाएं हैं मेरे में पूरी होती हैं, क्योंकि हाँ, तो मैं मतलब बिल्कुल बैचलर हूँ और आशीष मिजाज हूँ। मुझे अगर कोई बंदा पुलिस का बहुत बड़ा एसीपी डीसीपी है या एमपी एमएलए बुला रहा है कुंडली देखने के लिए, और एक प्यारी सी लड़की, सुंदर सी लड़की बुला रही है, तो मैं सुंदर सी लड़की की कुंडली देखने जाऊंगा। एमपी एमएलए की बिल्कुल नहीं जाने वाला। साफ मैं आपको, क्या बात है, मजा आ गया। और मैं अमित भैया एक चीज़ और आपसे आज पूछूंगा
क्योंकि देखो ऐसा है कि ये तो हमारे बड़े खास भाई हैं, बहुत खास मित्र हैं। हमें तो यहाँ हम बैठते हैं हफ्ते में 2-2 3-3 बार, हमें तो कई स्टोरीज और कई चीज़ें इनके बारे में पता है। पर मैं चाहता था कि आप लोगों को भी पता लगे, ठीक है। ये आप अपने आप को कहते तो हैं कि मैं एक मतलब शौकिया तौर का एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर ये हमें पता है कि ये किस सिस्टम से इनकी एस्ट्रोलॉजी है। क्योंकि मेनली क्या है कि इनको लालच नहीं है। एक तो होता है ना कि यार मैंने यार 5100 3100 2100 लेने हैं, एस्ट्रोलॉजी करूंगा। ये मूडी सा बंदा है, मस्त मलंग है, जो इसको असली में मैं तो इनको मस्त मलंग कहता हूँ। क्योंकि ये जब बैठे हैं, आप इनसे 10 बार पूछ लो, हमारे ऑफिस आते हैं बैठते हैं तो कई बार कोई ऐसा दुखियारा बैठा ही होता है। जैसे इन्होंने कहा कि खुश आदमी कभी भी नहीं पूछेगा कि भाई मेरा बताना क्या हो रहा है, पर जिस बंदे को दुख है, तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम में अटका हुआ है, घर की बाहर की अपनी, तो वो पूछते हैं, हमें आके बोलते हैं यार एक बार पूछवा दो यार प्लीज़। तो इनका एक स्टाइल है, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमने कोई आके बैठ गया, उसने पूछ लिया कि जी यार आप पूछवाओ यार भैया एक बार, तो मैं कहूँगा अमित भैया यार एक बार कुंडली बनाना इनकी। अगर तो अमित भैया का मूड है, फिर तो अमित भैया ने 1 सेकंड में अपना फ़ोन उठाना है, सारा सिस्टम ऑन करना है और शुरू, पूछने की भी जरूरत नहीं। और जब अमित भैया का मूड नहीं है, आप पूछते रहो, अमित भैया यहाँ वहाँ ही देखते रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि भाई बात सुन भी रहा है या बिल्कुल ही अनसुना कर रहा है। देखो, इसलिए भी इनको हम लोग कहते हैं कि ये बहुत तगड़े मूडी एस्ट्रोलॉजर। असली में मूडी एक अलग होता है, ये बड़े मलंग से बनते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या है। मूडी चलो मैं हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं कुंडली मेरे सामने आती है और मुझे ये लगता है कि ये इंसान एक अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है, वो अच्छा बुरे इंसान की पहचान में कुंडली देख के कर लेता हूँ। तो अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो मेरी कोशिश रहती है कि उसको कुछ ज़्यादा बताया ना जाए, अपना थोड़ा मूड ऐसा दिखाया जाए, हाँ हूँ करता रहूँ, बताओ ना। और अगर वो ज़रूरतमंद इंसान है और अच्छा इंसान है तो मैं उसको 2 घंटे भी दूंगा। तो सिर्फ मूड की बात नहीं, बात एथिक्स की है कि हम जिसको हम उपाय बता रहे हैं वो एज ए पर्सन कैसा है। अगर वो बुरा इंसान है, पापी इंसान है, तो मैं उसको बिल्कुल भी उसकी हेल्प नहीं करूंगा। मेरे को अमित भैया एक सवाल आपसे पूछना था। सवाल क्या था, मुझे अपने भी नॉलेज के लिए बात पूछना था कि कौन सी, कुछ आपने एक आध बारी जिक्र किया था, मेरे दिमाग से निकल के बाद, कि आप कहते हो कि कुलप्रीत यार मैं कुंडलियाँ देखता हूँ, उसमें से कुछ ऐसी कुंडलियाँ होती हैं कि जो मैं बिल्कुल देखता ही नहीं, देखते ही बंद कर देता हूँ, देखना मतलब पसंद ही नहीं करता। वो कौन सी होती है? वो ऐसी कुंडलियाँ होती हैं एक्चुअली क्या है कि जो बृहस्पति ग्रह है, जिसको जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में, वो एक इंसान को अच्छा इंसान बनाता है। अगर बृहस्पति जुपिटर कुंडली में पीड़ित है, पीड़ित का मतलब है अगर 6th हाउस 8th हाउस या 12th हाउस में है, या राहु और केतु के साथ है, या नीच का है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति खराब हो जाता है। जब बृहस्पति खराब हो जाता है तो ऐसा इंसान भौतिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागता है, शुक्र की दी हुई चीज़ें जो वीनस है उसके पीछे ज़्यादा भागता है, और धर्म कर्म और अच्छाई के पीछे ज़्यादा नहीं भागता। तो ऐसी कुंडलियों की प्रेडिक्शन में थोड़ी कम करता हूँ, क्योंकि मैं बृहस्पति का बहुत बड़ा भक्त हूँ। क्योंकि एंड में आपके मरने के बाद आपको मोक्ष और आपको शांति, इस जीवन में सुख जो है वो बृहस्पति दिलाता है, भौतिक सुख आपको नहीं दिखा पाए। मैंने पता ये बात आपसे क्यों पूछी कि कई बार आपने, जैसे हमारे ऑफिस में बैठे बैठे किसी कोई आ गए, कोई हमारे जानकार या कोई, और आपने जैसे उनकी कुंडली मेरे कहने पे देख ली, तो मैंने देखा आप खोलते ही कहते हो यार हाँ ठीक है जी, बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है, क्या देखूँ तो क्या देखूँ, और वो समझ आ जाता है कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे उस कुंडली पे। इंटरेस्ट इसीलिए नहीं ले रहा क्योंकि उस बंदे की हेल्प करने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो मैं उसकी क्यों हेल्प करूँ? क्योंकि मैं देखो पहले मैं सबकी देख देता था, लेकिन फिर मेरी विद्या का दुरुपयोग किया लोगों ने, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं बुरे इंसान की कुंडली नहीं देखूंगा, मेरा अच्छा इंसान होगा। इसीलिए मैं बहुत कमर्शियल नहीं हो पाया। मुझे कमर्शियल बनने के लिए करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटीज अभी भी आती बिल्कुल है, पता है, लेकिन अब मैंने जाकर सोचा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी चैरिटी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मुझे दिन में 20-20 कुंडलियां देखनी पड़ती है, तो थोड़ा सा हमने एक नॉमिनल। एक बात बताओ भैया, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने सुना है कि जैसे लोग जो कुंडलियाँ देखते हैं या ये सब करते हैं, तो इनके ऊपर कुछ अपने शरीर पे भी कोई वजन या कुछ ऐसे होता है? बिल्कुल होता है सर। इसको ना इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑकल्ट साइंसेस। ऑकल्ट साइंसेस का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो ज़मीन में गड़ी हुई है, जिसकी नॉलेज हर आदमी को नहीं होती है। लगा लो कि 1 लाख आदमी में से एक अच्छा ज्योतिषी बनेगा और 10,000 आदमी में से एक ज्योतिषी बनेगा नॉर्मल। तो ज्योतिषी बनने के लिए ना आपको ऐसे स्टार चाहिए जो ऐसे घरों में बैठे हुए हैं कि वो आपको एक ऐसी चीज़ इंट्यूशन दे जिससे कि आप वो देख सको। तो इसके ऊपर मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। गालिब का शेर है कि दिल में इश्क को जगा लो गालिब। क्या
दिल में इश्क को जगा लो गालिब, इल्म से शायरी नहीं आती। क्या बात। गालिब कहते हैं कि अगर शायर बनना है तो प्यार कर लो, दिल तुड़वा लो। अगर आप सोचते हो कि किताबें पढ़ पढ़ के शायर बन जाओगे तो नहीं बनोगे आप। ऐसा ही ज्योतिष के साथ है कि ज्योतिष किताबें पढ़ के नॉलेज हासिल करके नहीं आता जब तक आपके अंदर एक आंतरिक दुख नहीं है। जैसे मेरा गर्लफ्रेंड का पंगा था, ये था वो था, काम मेरे नहीं चलते थे, मेरी करोल बाग में शॉप थी उसमें मैं फेल हो गया। जो वो दुख था, जो इश्क था, उसने मुझे जोशी बनाया, क्योंकि ये इंट्यूशन की विद्या है। अब आपके सवाल पे आता हूँ कि आपने कहा कि भाई अपने ऊपर बिल्कुल देखो सर लेना पड़ता है। मेरी अपनी कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है कि मेरी शादी नहीं होगी। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे बात। मेरी कुंडली में ये योग है कि मेरी शादी अच्छी नहीं चलेगी लेकिन होगी। लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र करने की वजह से, तब मैं बच्चा था, 20 साल से भी छोटा था जब ज्योतिष सीखा था, मुझे पता नहीं था, मैंने बहुत कुंडलियाँ बनाई। उसके बाद मुझे इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ा कि मैं अभी तक बैचलर हूँ। तो ये आपको, अगर आप ज्योतिष, मेरे को कई लोगों के फ़ोन आते हैं। अभी कल ही मेरी एक फ्रेंड मुझे कह रही थी कि आप मेरे को कुंडली बनाना सिखा दीजिए। तो मैंने उसको बोला देख मैं सिखा तो दूंगा, पर पहले तुझे बता रहा हूँ इसका बहुत बुरा परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि आप जब किसी को उपाय बताते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो वो जो ग्रह जिसका उपाय आप बता रहे हो उसका कष्ट आपको भोगना पड़ता है। अगर मुझे अपनी लाइफ रिलीव करनी पड़े ना तो मैं ज्योतिषी नहीं बनूंगा, मैं ज्योतिष नहीं सीखूंगा, ज्योतिषी नहीं बनूंगा, क्योंकि मैंने कमर्शियल भी फायदा नहीं उठा पाया इसका। सिर्फ फायदा ये हुआ कि गर्लफ्रेंड्स और लड़कियां बड़ी अच्छी दोस्त बन गई। क्या बात है। मैं एक बात तो, चलो मुझे ये तो पता था कि अमित भैया प्रोफेशनली लॉयर हैं, कुंडलियां देखते हैं, पर आज मुझे ये भी आइडिया लग गया कि ये गालिब के शेर भी बोलते हैं। मैंने ये नोट किया, नहीं तो ये खूबी मुझे नहीं पता थी जो आज उन्होंने बोला कि जी मैं गालिब का शेर भी आपको ही बोल के एक लड़की मुझे पसंद करती थी, मैं उसको पसंद नहीं ज़्यादा करता था, मतलब नॉर्मल फ्रेंड की तरह था। पर जब उसने मुझे एक बात बोली ना, उसने मुझे बोला कि अम्मी तू मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। तो मैंने कहा इसी लड़की ने मेरा असली रूप देख पाई है ये। तो इसको गर्लफ्रेंड बनाना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आज भी उसको मिस करता हूँ, शादी उसकी किसी और से हो गई खैर, तो मिस करता हूँ, याद करता हूँ कि भाई तूने मेरी असली पहचान, मतलब वैसे जैसी मेरी पर्सनालिटी है, मुझे लोग सीरियस टाइप बंदा समझते हैं, पर आई एम वेरी फनी टाइप। नहीं ऐसा सीरियस नहीं है, ये बात तो हमें पता है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे, और सवाल क्या है, मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो एक तो शादी नहीं कराई, जी नहीं कराई, वो क्यों नहीं कराई, और आपने क्या मतलब अपनी कुंडली खुद बना के उसको चेक किया था और कब किया था? देखिए मैंने शुरू में जब मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ पंगा हुआ तो मैं कुंडली दिखाता तो सबने कहना शुरू किया, जो ज्योतिषी थे, पंडित थे, कि भाई तेरी शादी में दिक्कत आएगी, मतलब शादी अच्छी नहीं चलेगी। अच्छा, फिर मैंने जब डीप स्टडी करी तो 3 पैमानों पे कुंडली में नापते हैं कि शादी कैसे अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी। उन तीनों में पैमाने के ऊपर मेरी कुंडली ये दिखा रही थी कि शादी अच्छी नहीं चलेगी। तो मैंने एक ये डिसाइड किया। दूसरा क्या था कि बहुत छोटी उम्र से, 7-8 साल की उम्र से मेरा अंदर से मन था कि मैं सन्यासी बनूं। अच्छा, ओके। और सन्यासी अगर आप बनना चाहते हो, साधु बनना चाहते हो, आप संसार को छोड़ के कुछ करना चाहते हो, और उसके बाद आप शादी करोगे, उसके बाद अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाओगे, ये मुझे थोड़ा अनएथिकल लगा। हमारे बुद्ध भगवान इतने बड़े भगवान हुए हैं उनकी, लेकिन उनकी अगर पर्सनैलिटी को हम रीड करें तो एक ही चीज़ थोड़ी बुरी लगती है कि उन्होंने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को छोड़ के वो जंगल में गए और उसके बाद ज़िंदगी भर अपने भाई बच्चों के साथ रिलेशन नहीं रखा। तो ये एक रीज़न ये था। तीसरा, एक हमारी बुक है, उसका नाम है भविष्य पुराण। अच्छा। भविष्य पुराण में लिखा कि कलयुग में कौन राज करेगा। अच्छा, ओके। तो कलयुग में उसमें लिखा कि कलयुग में एक तो महिलाएं, औरतों का राज होगा। अच्छा, ओके। दूसरा, हमारे जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, दलित कम्युनिटी के लोगों का राज होगा। एक हमारे इस संसार के अंदर हिजड़ों का राज होगा। आप समझ सकते हैं कि जो LGBTQ कम्युनिटी है ये आगे बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट जजेस और बड़े बड़े MP MLAs भी यहाँ से इस कम्युनिटी से आ रहे हैं। तीसरा उसमें लिखा था कि ब्रह्मचारियों का राज होगा। तो ब्रह्मचारियों का वो वर्ड आपको मैंने बता दिया, रंडवा इसको कहते हैं। तो मैंने सोचा भाई चलो इस कैटेगरी में मैं शामिल हो जाऊंगा, क्योंकि तो मैं भी राज कर लूँ, मैं भी हो सकता है राज कर लूँ। वैसे मेरा MP MLA बनने का कोई मन नहीं है, पर मुझे ये एहसास हुआ कि इस कलयुग के अंदर ऐसे आदमी की जीत है ज़्यादा। हाँ, एक मैं और चीज़ लास्ट पूछना चाह रहा था, मतलब मैं चाह रहा, क्योंकि ये मुझे पता है कि काफ़ी लंबा होता जा रहा है, क्योंकि लेकिन ये है कि जब आप ऐसे बंदे के साथ बैठे हो ना जिसके पास इतनी इंटरेस्टिंग बातें हों, मैं आप लोगों से एक बात और लास्ट शेयर करूँगा कि आपने, अमित भैया, बहुत पहले हो गए इस बात को 3-4 साल मेरे ख्याल, आप हम लोग बैठे हुए थे कहीं पर, तो आपने एक बात हमें कही थी कि
जो हमारे सीएम केजरीवाल जी हैं उनके बारे में आपने कुछ प्रिडिक्शन की थी, 3-4 साल हो गए इस बात को, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। बाद में आपने इसकी वीडियो भी एक छोटी सी डाली थी, वो मेरे ख्याल 8-10 महीने 15 महीने पहले डाली थी कुछ। तो वो क्या प्रिडिक्शन थी और वो बिल्कुल सच हुई? केजरीवाल का ऊपर से नीचे गिरने की प्रिडिक्शन थी, उनकी जेल यात्रा की प्रिडिक्शन थी। ये प्रिडिक्शन इनफैक्ट मैंने 2015 में ही कर दी थी कि इनकी जेल यात्रा होगी। तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि अभी तक तो जेल गए नहीं केजरीवाल जी। तो अल्टीमेटली फिर उनको जेल जाना पड़ा। उसका रीज़न ये था, प्रिडिक्शन था कि उनका जो कुंडली के अंदर जो शनि है वो 12th हाउस में है, और 12th हाउस जो हमारा है वो जेल का भी घर होता है, तो वो जेल यात्रा करवाता है। दूसरा मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा कि ऐसे आदमी का पतन बहुत होता है। पतन कहने का मतलब है कि उसका राइज बहुत फास्ट होता है और उसका फॉल भी उतना ही फास्ट होता है। ये मैंने सबसे पहले देखा था राजेश खन्ना जी की कुंडली में। अच्छा। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, इतने ऊपर गए और इतनी नीचे तेजी से नीचे गिरे कि आप सोच नहीं सकते। ये ग्रह कौन सा होता है? ये 12वें घर के अंदर शनि होता है, तो ऐसा अच्छा। होता है। ऐसा ही सेम अनिल अंबानी का भी हुआ। तो अनिल अंबानी की जब कुंडली में मैंने ये देखा तो मैं समझ गया कि केजरीवाल जी के साथ भी अच्छा, ये सेम कुंडली है, मतलब तीनों बहुत फास्ट होगा। ये तीनों लोगों की सेम कुंडली है। जितने तेजी से ऊपर जाएंगे उससे दुगनी तेजी से नीचे गिरेंगे ये लोग। तो वही केजरीवाल जी के साथ हुआ। अभी जो मेरी प्रेडिक्शन केजरीवाल के इलेक्शन के लिए है कि उतना अच्छा रिजल्ट इनका नहीं आने वाला। ओके। जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना हो सकता है सरकार ये बना लेंगे, लेकिन मतलब जिस तरह से पहले मेजोरिटी आई थी वैसी नहीं आएगी। बाकी आप मेरे YouTube चैनल को देखिए, उसमें बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं। नितिन गडकरी के बारे में है, काफ़ी लोगों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा है कि मन तो कर नहीं रहा कि ये वाला ब्रॉडकास्ट अभी ख़त्म करें, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा अमित भैया, आपको फिर एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए आना पड़ेगा। जरूर ठीक है। और मैं इस बार भी मुझे पता है कि कम से कम एक हफ्ता में वेट करके, रूटीन में टाइम हमारा नहीं बन पा रहा था, बड़ी मुश्किल उन्होंने टाइम निकाला और आए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा इसलिए। थैंक यू वेरी मच भैया, एंड थैंक्स एवरीवन टू वॉच ब्लंट टॉक्स विद पाजी, और थैंक्स अमित भैया वंस अगेन। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा ब्रॉडकास्ट अच्छा लगता है तभी आप लोग प्लीज़ मेरे ब्रॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स वंस अगेन। और भैया का अपना भी चैनल है इंस्टा पे। भैया एक बार आप अपना चैनल का नाम मैं बता दूंगा, लेक्सिस एकेडमी के नाम से चैनल है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आप लोगों ने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।